हम नॉर्थ ईस्ट पहुंच जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट तो मुझे छोड़ना ही नहीं है वैसे भी किसी पॉइंट में। मोन्यूल क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट में आ जाओ और ड्रॉ करो, अरुणाचल प्रदेश में हम आते हैं, ये आजकल चर्चा में है। मोन्यूल क्षेत्र में रहने वाला जनजातीय समुदाय, राइट। द ट्राइबल कम्युनिटी लिव इन मोन्यूल एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मोन्यूल एरिया इन अरुणाचल प्रदेश। एनी आइडिया? ट्राइबल कम्युनिटी है। मोन्यूल क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समुदाय का नाम है जो मोन्यूल में रहता है, वो नाम मोम्पा। ठीक है, मोम्पा बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। मोम्पा कौन सा समुदाय है? मोम्पा। और मोम्पा जो है वो बिगेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन अरुणाचल प्रदेश, बिगेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन अरुणाचल प्रदेश, मोम्पा। कहां रहते हैं? जो कामेंग और तवांग डिस्ट्रिक्ट है, आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में तवांग डिस्ट्रिक्ट अक्सर न्यूज में रहती है, तो तवांग डिस्ट्रिक्ट में ये पाए जाते हैं। इन दोनों को मिलाकर, कामेंग और तवांग को मिलाकर, इसको वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसको मोन्याल क्षेत्र भी कहते हैं। मोन्याल, मोम्पा जनजातियां जहां रहती हैं, दिस इज नोन एज मोन्याल। मोन का मतलब क्या होता है? मोम्पा और मोन्याल दोनों से क्या मतलब है? मोनपा और मोन्याल दोनों मोन शब्द से बना है, मेन बाय द मोन। मोन का मतलब होता है तिब्बत के दक्षिण में स्थित हिमालयी क्षेत्र को मोन कहा जाता है। जो तिब्बत के साउथ में यानी तिब्बत एरिया से ये साउथ में यानी भारत की तरफ का जो हिमालयन रीजन है उसको मोन कहा जाता है। मोन का जो तिब्बती वर्ड है, मोन का मतलब होता है जो तिब्बत के साउथ में रहता हो, तिब्बत के दक्षिण में रहता हो, वो हमारा मोन एरिया कहलाता है। क्लियर है? इसीलिए इसको मोम्पा और मोन्याल कहा जाता है। तो मोन्यूल क्षेत्र में रहने वाला जनजातीय समुदाय कौन सा है? मोम्पा, अरुणाचल प्रदेश में रहता है। ये भारत का जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, बिगेस्ट जो है ट्राइबल कम्युनिटी है। ये कामेंग और तवांग में रहता है। कामेंग और तवांग को मिलाकर हम लोग वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। इसको मोन्याल कहा जाता है। मोम्पा और मोन्याल इसलिए कहा जाता है कि जो तिब्बत का दक्षिण का हिस्सा हिमालयन का, उसको उसका मतलब होता है मोन, मोन शब्द से बना है और उसको जो है साउदर्न तिब्बत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आ जाते हैं उड़ीसा। एक खानाबदोश सपेरा समुदाय, स्नेक चार्मर्स, नोमैडिक इसमें स्नेक चार्मर कम्युनिटी, जिसे 2015 में अनुसूचित जाति घोषित किया गया। संविधान के अंदर इसको एससी कम्युनिटी के अंतर्गत लेकर आया गया, यानी शेड्यूल कास्ट में इसको इंक्लूड किया गया। सरकार ने इसकी संस्थागत विकास के लिए प्रयास करने शुरू किए। तो जब हम इसको शामिल करते हैं कम्युनिटीज के अंदर, तो इसका मतलब होता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत जो भी इसको जो है सहूलियत दी गई है, चाहे वो उसका आरक्षण हो, चाहे उसको जो है वो उसका सामाजिक कल्याण हो, चाहे अगर उसके खिलाफ कोई गलत काम हो रहा है तो उसके खिलाफ जो कानूनी प्रावधान हो, वो सब कुछ इसके अंदर शामिल हो जाता है। तो एससी कैटेगरी में इसको 2015 में शामिल किया गया था। ये खानाबदोश सपेरा समुदाय है, राइट। दैट इज अ नोमैडिक स्नेक चार्मर। कोई आइडिया कहां पर है? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के अंदर है। तो मुझे बता सकते हो इसका नाम? किसी को याद है? इसका जवाब होगा केला समुदाय, राइट। उड़ीसा केला के नाम से जाना जाता है। केला समुदाय जो है, केला कम्युनिटी इन उड़ीसा, तो बेसिकली स्नेक चार्मर कम्युनिटीज है जो सांप के खेल दिखाते हैं, सांप पकड़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा होगा भारत में जो है बीन बजाते हुए दिखाई पड़ते होंगे स्नेक चार्मर्स। और ये पूरा खानाबदोश, इसके जो वाइफ बच्चे यहाँ अपना चलते रहते, दिन भर अपना जो प्रदर्शन करते रहते हैं, उससे कुछ पैसे मिल जाते हैं और जहां मौका मिलता वहां पे अपना ये एक अस्थायी झोपड़ी ओपड़ी बनाकर वहीं पे सो जाते हैं, आराम करते हैं। ठीक है, या किसी कॉलोनी के आसपास अपना बस जाते हैं ये। तो ये बेसिकली नोमैडिक स्नेक चार्मर कम्युनिटी है। ठीक है, पूरे फैमिली इसकी एक साथ चलती है। सन 2015 में संसद में एक विधेयक पारित किया गया, एक जो है एक्ट बनाया गया और इस समुदाय को ओडिशा में अनुसूचित जाति समुदाय में शामिल कर लिया गया ताकि इनको जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं उसको ये प्राप्त कर सकें। 2015 में संसद में एक विधेयक पारित कर इसको एससी कम्युनिटी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया इन 2015। डन। कहां पर? ओडिशा में खानाबदोश है, स्नेक चार्मर्स है, राइट। क्वेश्चन कहीं से भी टर्न हो सकते हैं। कम्युनिटीज के नाम देकर उनके स्टेट्स के नाम पूछे जा सकते हैं, तो दोनों याद रखना है हमें। और अब ये एससी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अगला है हमारा बैगा जनजातियों का प्राकृतिक आवास रहा राष्ट्रीय पार्क। क्या बैगा जनजातियों के बारे में आपके पास कोई जानकारी है? राइट, तो मध्य प्रदेश में है। वो कौन सा नेशनल पार्क है? विच नेशनल पार्क वेयर बैगा कम्युनिटीज लिव। ये नेचुरल हैबिटेट है, मतलब ये शुरुआत से ही सालों से यहीं पर रह रहे हैं ये।
तो कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर बैगा जनजातियां रहती हैं? तो नेशनल पार्क जो बैगा जनजातियों का प्राकृतिक आवास रहा है वो है कान्हा नेशनल पार्क। किसने जवाब दिया था इसका? हाँ, मयंक रात्रे ने इसका केवल जवाब दिया था। राइट, दैट इज अ कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश, एमपी। यहां पर दो जनजातियां रहती हैं, ध्यान रखना। कान्हा नेशनल पार्क में दो ट्राइब्स रहती हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है प्री के लिए, गोंड एग्जाम में आ चुका है, प्री एग्जाम में। तो बैगा और गोंड जनजातियां प्राकृतिक आवास, नेचुरल हैबिटेट, मतलब ये शुरुआत से यहीं रहे हैं। ये उनका जो है वो एबोरिजिन यहां पे जो है वो इस रूप में जाने जाते हैं। तो बैगा और गोंड, उल्टा भी याद रखना, बैगा और गोंड जनजातियां कहां पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो जो कान्हा नेशनल पार्क है, बैगा और गोंड जनजातियों का ये प्राकृतिक पर्यावास रहा है, ठीक है, दैट इज कान्हा नेशनल पार्क। प्रॉब्लम क्या हो गई है? अगर आप किसी चीज को नेशनल पार्क घोषित कर देते हो, ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान उसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का मानवीय गतिविधियां उसमें परमिशन नहीं है, ठीक है। अब हमारा जो फॉरेस्ट एक्ट है उसके अंतर्गत आप किसी भी संरक्षित कोई भी नेशनल पार्क है वहां पर मनुष्य जो है वो किसी प्रकार की गतिविधि नहीं कर सकता, स्पेशली जो उसका कोर क्षेत्र है वहां बिल्कुल नहीं कर सकता। पर ये बैगा और गोंड तो मतलब कानूनों के बनने से पहले बहुत पुराने समय से इसी क्षेत्र में रह रहे हैं, और जंगल जो है वो क्या है, वो जंगल उनके जीवन का मुख्य हिस्सा है। जो हमारे देश में जो हमारी एक्ट्स हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट्स, वो बेसिकली, या फॉरेस्ट एक्ट जितने भी हैं, वो अंग्रेजों ने बनाए थे, और उनका एक ही काम था, उनको इससे मतलब नहीं कौन जनजाति है कौन भारत के लोग हैं, उनको तो बस शोषण करना था। दिक्कत ये हो गई कि आजादी के बाद हमने उन लॉज में ज्यादा चेंज ही नहीं किया, हम वही अंग्रेजों के कानून को चलाते रहे। फिर इससे क्या हुआ, जो फॉरेस्ट के लोग हैं, जो बेचारे जनजाति लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको बहुत शोषण का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि नेशनल पार्क हमने घोषित कर दिया, लेकिन यहां पर उन किसी प्रकार के मानव को रहने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इनको वहां से निकाल दिया जाता, अब ये आदिम समय से एबॉर्जिन लोग हैं, वहीं पे रह रहे हैं, तुम्हारे इस देश की जो है संस्थागत चीजों से पहले, कानूनों से पहले वहां रह रहे थे, तो अब इनको वहां से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां से उनको हटा दिया जाएगा कि भाई जंगल को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि ये जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ये जंगल का हिस्सा है, उनका नेचर से बहुत गहरा संबंध है। लेकिन हमारा जो एक्ट है वो बेसिकली, हम यहां बैठे दिल्ली में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर हमारा एक्ट जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कतें करता है हमारे लिए इनके साथ। 2014 में कान्हा टाइगर रिजर्व को संरक्षित करने के लिए बैगा और गोंड आदिवासियों के 450 परिवारों को जबरन यहां से हटा दिया गया, जबरन खाली करा दिया गया, ठीक है। याद रखिएगा, जो रुडियार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक मोगली लिखी थी वो यहीं पर लिखी थी, यहीं के लिए जो पूरी कहानी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये बहुत ही बड़ा एक दिक्कत वाली बात रही है कि जो है इन परिवारों को यहां से खाली करा दिया जाए ताकि जंगलों को संरक्षित किया जा सके, जबकि ये जो है सदियों से यहां रहते चले आए हैं। तो इस तरह से क्या होता है, कई बार देखा जाता है कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनकी वजह से भी हमारे जो कानून है उनको हमने बदलने पे ध्यान नहीं दिया, हम अंग्रेजों के कानून से ही चल रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हमें भारत को आजादी नहीं मिली, केवल जो है अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण हुआ है, केवल जो है वो पावर ट्रांसफर हुआ था, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। तो उनको हमने मान लिया कि ये नुकसान पहुंचा रहे, जबकि ये नेचर के साथ जुड़े होते हैं, इनको नेचर का जितना नॉलेज है वो कितना किसी को भी नहीं है। एक बाहर से आया हुआ अधिकारी क्या वो बहुत ज्यादा संरक्षित करेगा, लेकिन खैर इनको यहाँ जबरदस्ती जो है इनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। माना जाता है कई बार नक्सलाइट्स को सपोर्ट वो लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि भारत सरकार इनके साथ बड़ा शोषण करने का कार्य करती है। राइट, याद रखिएगा, जो रुडियार्ड किपलिंग ने बुक लिखी थी जंगल बुक मोगली, वो बेसिकली कान्हा नेशनल पार्क पे लिखी थी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सही बात है भाई, तुम कहीं रह रहे हो, तुम्हें तुम्हारी जगह पे अधिकार, तुम सदियों से रह रहे हो, इस संविधान के बनने से पहले से रह रहे हो, ठीक है, और तुम्हें कोई आके हटा दे वहां पे तो आपको कितना बुरा लगेगा। और ये लोग ऐसे हैं कि जो आदिवासी हैं वो, जैसे हम लोग का क्या है कि भाई कहीं और चले गए तो हम अपना खान पान बदल लेते हैं, ये आदिवासी समुदाय जो ये प्रकृति के साथ बहुत सामंजस्य में रहते हैं, प्रकृति इनके जीवन का हिस्सा है, जंगल इनके जीवन का हिस्सा है, इनको एक एक चीज के बारे में, चप्पे चप्पे के बारे में पता होता है, ठीक है। तो लेकिन हम इनको शासित कर रहे हैं तो फिर वो दिक्कत होगी, तो इतने लोगों को वहां से हटा दिया गया। अब हम लोग चलते हैं साउथ की तरफ, कुछ साउथ की जनजातियां देख लेते हैं। अगला, मुथुवन जनजातियों का वास, वो उस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताइए जहां मुथुवन आदिवासी जनजातियां रहती हैं। जो मुथुवन कम्युनिटीज है, मुथुवन ट्राइबल कम्युनिटीज, वो जहां पर उनका हैबिटेट है, उस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताना। द बायोस्फीयर रिजर्व वेयर मुथुवन कम्युनिटी लिव्ड। हमारा अभी भी 80% कानून जो है वो अंग्रेजों का बनाया हुआ है, 80% से ज्यादा कानून वही चल रहा है। तो तुम्हारा पुलिस जो चलती है वो 1935 के एक्ट पे चलती है, इसका काम था हिंदुस्तानियों का दमन करना, तो हम उसी एक्ट से चल रहे हैं। तुम्हारा 80% ज्यादा कानून अभी ब्रिटिश कानून है, अभी भी हमारे पास न इतनी फुर्सत रही है, न हमने हम एक्चुअली क्या मानसिक गुलाम लोग हैं। तो
और अंग्रेजों ने भी चुन चुनकर ऐसे लोगों को सत्ता में रखा था जो मन ही मन जो है ब्रिटिश सत्ता को सर्वोपरि मान चुके थे। वो मान चुके थे कि उन्हीं की चीजों को फॉलो करने से भारत का कल्याण होगा। तो वो परंपराएं आज भी उतनी गहरी बनी हुई हैं। वो वन्यजीव अभयारण्य जहां मुथुवन आदिवासियों का वास है, उसका नाम है चिन्नार। चिन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, केरला में। चिन्नार लिख लो। किसी ने अलग नाम दिया, किसी ने मदुरई नाम दिया है। मदुरई कहां है भाई? गजाला। इसका नाम है चिन्नार। डिस्ट्रिक्ट इडुक्की, इडुक्की जिला में। चिन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इन केरला। इट फॉल्स इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, इडुक्की। यहीं पर मुथुवन जनजातियां रहती हैं। ठीक है। मदुरई वंश था, मदुरई डायनेस्टी। तो मदुरई वंश के जो लोग थे उनके ये सेवक थे, ये जनजातियां उनके निष्ठावान, मतलब इनको जो पीढ़ी दर पीढ़ी, वो तुमने वो देखा कटप्पा वाला सीन था इनका। मतलब जैसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, तो माहिष्मती का आदेश ही फलाना जो है वो XYZ वाला हिसाब किताब था। तो ये बहुत निष्ठावान सेवक रहे हैं इतिहास में। ठीक है। तो मतलब ये जो मुथुवन जनजातियां हैं, ये मदुरई वंश, मदुरई डायनेस्टी के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रही है, उसके एक निष्ठावान सेवक रहे हैं। ये ऑटोनॉमस लाइफ जीते हैं। इनका बाहरी दुनिया से जो है वो बाहर से किसी भी से कोई सहायता नहीं लेना। ठीक है। मुथुवन जो जनजातियां हैं, और ये सदियों से बिल्कुल ऑटोनॉमस लाइफ जीते चले आए हैं, सेल्फ डिपेंडेंट रहे ये, और वन और उसके उत्पाद यानी कि फॉरेस्ट और उसके जितने प्रोडक्ट्स हैं, केवल इन्हीं से अपना जीवन चलाते हैं। इनको बाहरी किसी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर हमारे लोग आए, क्योंकि हम लोग शहरों वहलों से पले, तो हमने सबको एक जैसा देख लिया। हमें क्या है, हम जो आदिवासी लोगों को बहुत ही पिछड़ा हुआ गंवार मानते हैं। हम यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे जो है चाय की चुस्कियां लेते हैं और उनको जो है बेवकूफ मानते हुए उनके लिए प्लानिंग्स करते हैं। सरकार ने क्या किया, इन जनजातियों को सब्सिडी पर अनाज देना शुरू किया। जैसे हमारे यहाँ जो मेन अनाज है, चावल, गेहूं, ये सब। अब ये लोग क्या, ये जंगल से अपना मोटा अनाज उगाते थे, प्राकृतिक रूप से रहते थे। तो और ये विभिन्न ऐसी देशज किस्मों के बारे में जानते कि मेडिसिनल वैल्यू यानी जिसकी चिकित्सीय गुण बहुत ज्यादा था। तो मेडिसिनल वैल्यू इनकी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अब मेडिसिनल ये, और हम इनके बारे में नहीं जानते। जैसे मुझे ही अपने बचपन में याद है, दादी बताया करती थी कि जो समय मजदूर समुदाय था, मजदूरी करते थे, वो लोग अरवा चावल खाया करते थे। ये क्या होता था, ये बड़ा मोटे किस्म का धारीदार जो है चावल हुआ करता था। इसमें ये इकलौता ऐसा चावल या बहुत कम चावल ऐसे थे जिसमें फाइबर कंटेंट यानी कि फाइबर की मात्रा बढ़ी जाता। चावल में जल्दी फाइबर कंटेंट नहीं पाया जाता, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। तो ये मोटे किस्म का अनाज होता था और इसको जो है गरीबों का खाना कहा जाता था। और ये अपने आप जो है वो घास पात के रूप में तालाबों के किनारे उगाया करता था। धीरे धीरे ये चावल गायब हो गया। ये चावल अब अमीर लोग खा रहे हैं, बहुत ही जो सोफिस्टिकेटेड टाइप के लोग हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, कीटो डाइट में इसको यूज करते हैं। ठीक है। और वो मोटे अनाज, ताकि उससे उनकी बॉडी में चूंकि फाइबर कंटेंट पहुंच जाए, उनको ब्लड कोलेस्ट्रॉल उनका कम हो जाए, हेल्दी रहे, वो गट अच्छा, उनका पेट अच्छा रहे, तो अब उसके लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक्चुअली क्या है, जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज उनके पास बहुत सी डाइवर्स नॉलेज है और उनके पास वो जो है जीन पूल की विविधता है, आगे चलकर हमारे बहुत काम आती है। लेकिन अब सरकार में बैठे हुए लोग थे, उन्होंने बुद्धि लगाया, बोला यार इनकी हेल्प करनी चाहिए, इनको सब्सिडी पे अनाज दे दो। तो मुख्य अनाज देना शुरू किया। धीरे धीरे ये लोग इस पे, अब सब्सिडी का मतलब क्या होता है, उस पर आप निर्भर हो गए। ठीक है। तो अब इनको इन्होंने धीरे धीरे वो जो है मोटे अनाज या अपने जो डाइवर्स सिस्टम थे उसको उगाना कम कर दिया। धीरे धीरे क्या वो किस्में खत्म होनी शुरू हो गई। सबको लगा अब सरकार दे रही, क्या मस्त है, अपना कोई टेंशन नहीं है। तो इस पे स्टडी हुई, बुला रहे यार इनके तो सारे बीज खत्म हो जाएंगे। तो इसके बाद पुनर्जीवम परियोजना शुरू की गई थी। पुनर्जीवम का मतलब होता है फिर से उसको रिप्लेनिश करना, फिर से उसको रिजनरेट करना। तो पुनर्जीवम परियोजना शुरू की, जो है प्रोजेक्ट पुनर्जीवम। और पारंपरिक जो इनके ज्ञान था, जो इनके पास जो है वो कन्वेंशन नॉलेज थी, मोटा अनाज, उसकी फिर से खेती की जा रही, फिर से उसको वापस लेकर आया जा रहा है। क्योंकि माना जा रहा है कि जीन पूल खत्म हो जाएगा और इसकी जो मेडिसिनल यानी इसके चिकित्सीय गुण बहुत ज्यादा है। ठीक है। मतलब जनरली चावल में इस तरह के चिकित्सीय गुण नहीं पाए जाते हैं। आ जाते हैं अगला। केरल में ही हम लोग जानते हैं। उस टाइगर रिजर्व के बारे में बताइए, द टाइगर रिजर्व या वन बाघ अभयारण्य, जहां पर कुमली आदिवासी समुदाय रहता है। कुमली आदिवासी समुदाय रहता है, कुमली ट्राइब्स। उस टाइगर रिजर्व के नाम बताइए जहां पर कुमली आदिवासी समुदाय रहता है। कुमली आदिवासी समुदाय निवास करता है, कुमली। दैट इज अ पेरियार टाइगर रिजर्व, केरल। एक ने बिल्कुल सही जवाब दिया, पेरियार टाइगर रिजर्व। राइट। अब ये बहुत कम संख्या में, केवल 2000, इस समुदाय में जो कुल संख्या केवल 2000 लोगों की है। और ये बेसिकली नेचर के साथ बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं, सिंक्रोनाइज वे में रहते हैं। ये प्रकृति पूजक है, ये प्रकृति के साथ बहुत सामंजस्य में रहते हैं।
राइट, कुमली जनजाति समुदाय कहां पर, कौन सा, पेरियार टाइगर रिजर्व। ये देखो एक बांदीपुर पहुंच गया। अरे प्रभु भारती, तुम्हें एग्जाम देना है, बांदीपुर कहां है, ये जो कम्युनिटी है, राइट, ये जो हमारी कम्युनिटी है कुमली, उसमें 5 प्रजातियां, 5 विभिन्न ट्राइब्स रहती हैं। कौन कौन सी, मन्नास, पालियंस, ओरालिस, माला आर्यस और माला पंडारम। ठीक है, मन्नास, पालियंस, ओरालिस, माला आर्यस और माला पंडारम, ये बेसिकली जो है वो 5 इसमें जो है ट्राइब्स रहते हैं इस समुदाय के अंतर्गत। उनसे मिलकर जो है ट्राइब बनता है, उसको कुमुली कहा जाता है। राइट, तो कुमुली के अंतर्गत यहां पंचायत में ये सभी एक जगह एक समुदाय के अंदर रहते हैं, जो पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर पड़ता है। तो कुमली आदिवासी कहां रहते हैं, पेरियार टाइगर रिजर्व में। राइट, और ये सभी नेचर के साथ बिल्कुल सिंक्रोनाइज होकर रहते हैं, इसीलिए इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट चलते हैं और अब की बार हम मणिपुर चलते हैं। मणिपुर हमारा कहां, कमर पे मैंने बताया था मणिपुर। तो मणिपुर में चलते हैं कि वो उस फॉरेस्ट रिजर्व के बारे में बताइए जहां पैती, हमार, गंगते आदिवासी बस्तियां जिस वन्यजीव अभयारण्य में रहती हैं, यानी पैती, हमार, गंगते जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जिस बायोस्फीयर रिजर्व में रहती हैं, उस जगह का नाम बताएं। पैती, हमार, गंगते कहां पर है, मणिपुर में है। कभी पढ़ा इसको, पैती, हमार, गंगते आदिवासी बस्तियां जिस वन्यजीव अभयारण्य में रहती है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग लोग जो अलग अलग जवाब दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। उसका नाम है कैलम वन्यजीव अभयारण्य, मणिपुर। दिस इज द कैलम। कैलम बायोस्फीयर रिजर्व 1997 में, इन 1997 में मणिपुर सरकार ने वन्यजीव संरक्षण एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, आपको पता है लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था ये, 1972 में कैलम को बायोस्फीयर रिजर्व, क्या बताया था, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया था, बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित किया। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है कैलम वन्यजीव अभयारण्य, कैलम बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 1997 में ये नोटिफाइड किया गया था। ठीक है, और नोटिफाइड किया गया, सो ये जो है उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व में डिफाइन हो गया। ये वो वाइल्ड लाइफ रिजर्व है जहां पर इस तरह की जो हमारी आदिवासी पैती, हमार, गंगते, ठीक है, दैट इज अ पैती, हमार, गंगते, ये सारी जो है ट्राइब्स यहां रहती हैं। क्या चेंज हुआ इन 2015, जो पर्यावरण मंत्रालय है, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, इसके अंतर्गत इसको इको सेंसिटिव जोन में घोषित कर दिया गया। अब इको सेंसिटिव जोन कर दिया गया, यानी कि जो है पारिस्थितिकी के लिए सेंसिटिव जोन है, इको सेंसिटिव जोन। तो यहां से लोगों को विस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको हटाया जाने की कोशिश की जाएगी ताकि यहां पर जो है वो लोग ना रह सकें। जो प्राकृतिक समुदाय के लोग हैं उनके सामने भी अस्तित्व का खतरा पैदा हो जाएगा। तो ये बेसिक मैपिंग रही।